नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा दिया था, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा दिया था और सेंटर के बारे में, जो न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस के बारे में भी मैंने डिटेल में समझा दिया था। न्यूक्लियस में हम पढ़ते हुए आ रहे थे और जो क्रोमेटिन वाला पार्ट आया था वहाँ पर मैंने क्लास रोक दी थी और अब आगे उसी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है, जो धागेनुमा संरचना होती है उनसे डीएनए फ्रेम होता है। डीएनए आरएनए जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछली क्लास में आपको समझ में नहीं आता, तो इस क्लास को डिटेल में समझिएगा। आपको बेहतरीन तरीके से आपको डीएनए और आरएनए में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, क्या होता है क्या नहीं होता। बशर्ते ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा फोकस रखिएगा बोर्ड पर, आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली हैं और अगर हो पाए तो आप नोट भी करते हो जाइएगा। तो यहाँ पर हेडिंग लिखिएगा न्यूक्लिक अम्ल। क्या? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल लिखिएगा। जो एक्चुअल में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ना, लिखिएगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक, जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना आपका, न्यूक्लिक अम्ल। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहीं से सीधा का सीधा क्वेश्चन बनेंगे और छापते हो जाना दिमाग में, ऐसे यहीं पे समझिएगा। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सेंटर में पाया जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया, जो क्रोमेटिन होते हैं उनसे ही आगे डीएनए आरएनए बनते हैं। और जो न्यूक्लिक अम्ल हैं ये बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल किसके बने होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल बना होता है डीएनए और आरएनए। इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं? एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। क्या क्या होता है न्यूक्लिक अम्ल में? डीएनए और आरएनए। एक्चुअली जो आपका ये है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड पहले बनता किससे है ये भी तो समझना जरूरी है। तो देखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल बनता है एक्चुअल में किससे बनता है, ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो समझते हो जाइएगा, बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, तो लिखिएगा न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले लिखिएगा न्यूक्लियोटाइड लिखिएगा। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो भाई, न्यूक्लियोटाइड। सर ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये देखिएगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल किसके बने होते हैं उसके बाद ये चीज़ आएगी। देखो, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। जो न्यूक्लियोटाइड है ये किसके से मिलकर बना होता है? ये आपकी शुगर, ये शर्करा प्लस बेस, शर्करा प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा? फॉस्फोरिक एसिड, इससे मिलकर के बना हुआ होता है। तो पूछेगा आपसे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा। देखो समझिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो आपके सामने बेस दे देगा, एसिड दे देगा, इस तरीके से कुछ भी ऑप्शन आपके सामने रख देगा। आपको बताना है कि जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? एक शुगर होती है और क्षार होता है और क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल होता है। समझ आया? शुगर, बेस एंड फास्फोरिक एसिड होता है न्यूक्लियोटाइड में। क्या न्यूक्लियोटाइड में होता है? एक क्वेश्चन और बन जाता है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। जो शुगर और जो बेस है, शुगर और शर्करा और क्षार, हिंदी में लिख लो इनको थोड़ा सा। देखो, शर्करा और क्षार, जो शर्करा और जो क्षार होते हैं, शर्करा और क्षार को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सर न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो आपको बताना होगा शुगर प्लस बेस इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। समझ आया? तो इसको हिंदी में लिखो न्यूक्लियोसाइड। यहाँ तक समझिए। देखो, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाऊंगा आपको, यहीं पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो एक्चुअल जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पहले कैसे कैसे किससे बने होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो जो न्यूक्लिक अम्ल का जो फॉर्मेशन होता है पहले न्यूक्लियोटाइड से होता है। सर न्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं? शुगर, बेस प्लस फास्फोरिक एसिड से बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। फिर क्वेश्चन बनेगा न्यूक्लियोटाइड, एक है न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पर फोकस करिएगा, ये है टाइड, ये है साइड। तो यहाँ टाइड, यहाँ साइड और टाइड, इनमें थोड़ा डिफरेंस है, इनको देखिएगा। जो न्यूक्लियोसाइड है ये शुगर और बेस से मिलकर बना होता है। जो टाइड है ये बना हुआ होता है आपका किससे? शुगर एसिड, शुगर हुआ आपका, बेस हुआ और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। अब क्वेश्चन आगे, सर इसकी खोज किसने की? न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? देखो, ऐसे ही छापूंगा बोर्ड पर, पूरा का पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं रहेगी। देखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? तो नाम आएगा फ्रेडरिक मिशर।
फ्रेडरिक जो मिशन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की थी न्यूक्लिक एसिड की। किसकी? न्यूक्लिक एसिड की। इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख लो, फ्रेडरिक मिशन ने खोज की थी किसकी? आपकी न्यूक्लिक एसिड की। यहाँ तक चीज़ें समझ आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल में जो होते हैं आपका डीएनए, क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। सर इनका मतलब क्या होता है? डीएनए आरएनए होते क्या हैं, इनके बारे में हमें बता दो। तो अब इसी के बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो लिखिएगा डीएनए क्या होता है। डी से मतलब होता है डीऑक्सी, क्या लिखिएगा इसका? डीएनए की फुल फॉर्म लिखो डीऑक्सी, देखो इंग्लिश में लिख लो डी ऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं इसको। हिंदी में लिखो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। लिख लिया कि नहीं लिखा? डी से डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, क्योंकि देखिएगा इसमें क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इसी को तो डी का मतलब होता है डाई, डी का मतलब होता है डाई। तो डाई का मतलब यहाँ पर देखिएगा, डाई से मतलब हुआ यहाँ पर इसमें डाई शुगर पाई जाते हैं, इसमें डाई ऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। इसमें कौन सी? डाई ऑक्सी राइबोज शुगर भी पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? देखो यहाँ देखिएगा, जो डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और इसमें पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। क्या पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डी का मतलब है डाई, डी का मतलब डाई, डी का मतलब डाई का मतलब टू, डाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब टू। तो इसमें जो शर्करा है, शर्करा की दो पाई जाते हैं। कितनी शर्करा पाई जाती है? दो लेयर पाई जाते हैं, 5 कार्बन वाली दो जो शर्करा पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? आपके डीएनए में पाई जाती हैं। समझ में आएगा? तो इसमें जो पेंटो शर्करा होती हैं, इसमें पाई जाती है टू पेंटोज शर्करा शुगर, लिखिएगा टू पेंटोज शुगर, इसमें पाई जाती हैं टू पेंटोज शुगर। किसमें पाई जाती है? आपसे पूछेगा कि टू पेंटोज शुगर किसमें पाई जाती है, डीएनए या आरएनए? आपको बताना है कि डीएनए में पाई जाती हैं। आपसे पूछेगा डीऑक्सी राइबोज शुगर किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा डीएनए को कहा जाता है। डीएनए को डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे लिखिएगा, जो डीएनए होता है ये आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है सर। कैसा मटेरियल होता है? जेनेटिक, आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये कैसा होता है? आनुवंशिक पदार्थ। समझिएगा ध्यानपूर्वक, जो आपका जो डीएनए होता है वो कैसा पदार्थ होता है? आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब हुआ कि जो कैरेक्टर होते हैं, जो लक्षण होते हैं, जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं, वो ट्रांसफर किसके थ्रू होते हैं? आपके इसी के द्वारा होते हैं। किसके? आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो मटेरियल होता है डीएनए। आगे जाके बात करूं तो इसकी जो इकाई होती है जीन, उसके द्वारा ये सभी चीज़ें आगे निर्धारित की जाती हैं और आगे डिपेंड करती हैं। किस पर? जीन पर डिपेंड करते हैं लक्षण कि किसी का देखो नाक कैड़ा है, ऐसा वैसा, आँख मुंह जो भी बनते हैं ना, ये सभी माता पिता जैसे लक्षण आ जाते हैं ना, तो ये सभी जीन का काम होता है। यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं आया? तो डीएनए के बारे में सीधा का सीधा क्वेश्चन छपते हैं, आगे समझाऊंगा भी। डीएनए की संरचना भी ध्यानपूर्वक समझाऊंगा, इतने डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आपको कभी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उम्मीद करूंगा आप पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। समझ में आया? तो पहले देख लीजिएगा, एक बार दोबारा देखो। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब डी का मतलब डाई को, इसमें डाईऑक्सी राइबोज शुगर भी होती है। कौन सी शुगर? डाईऑक्सी राइबोज शुगर होती है। इसमें जो ऑक्सी राइबोज शुगर होती है, डाई का मतलब दो का मतलब इसमें दो पेंटो शर्करा होती है। थोड़ा सा कभी कभी शब्द लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन चीज़ों को बेहतर बनाएंगे, समझने की कोशिश करिएगा, इसको क्या कहते हैं? टू पेंटोज शर्करा भी कहते हैं, टू पेंटोज शर्करा बोलते हैं। अब इसका क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसको बोलते हैं राइबोज, हिंदी में लिख लो चलो, राइबोज न्यूक्लिक, इसको राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं आरएनए को। और इसमें जो शर्करा है,
केवल एक कार्बन वाली शर्करा पाई जाती है, तो 1 पेंटोस शुगर, 1 पेंटोस शुगर किस में पाई जाती है, तो आपको बताना होगा आरएनए में पाई जाती है। जो आरएनए की जो स्ट्रक्चर दी थी, आरएनए के बारे में पूरा डिटेल में जो समझा था, जो फ्रेडरिक साहब से, जो फ्रेडरिक जी थे, फ्रेडरिक लिखिएगा यहाँ पर, जो फ्रेडरिक थे, उन्होंने ही इसके बारे में, आरएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। अब डीएनए की बात हुई, डीएनए पे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, और जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट में आपको नहीं बताऊंगा क्या क्या हुए, तो आगे बताया गया कि इसमें जो सबसे जो दमदार ताकतवर 2 वैज्ञानिक आए थे, वाटसन और क्रिक नामक जो वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने डीएनए की संरचना के बारे में बताया कि ये जो संरचना होती है डीएनए की, इसमें जो 2 हेलिक्स पाई जाती, डबल कुंडली पाई जाती हैं। क्या कितनी कुंडली पाई जाती हैं, तो 2 कुंडली पाई जाती हैं। किसने बताया, जिसे द्विकुंडली सिद्धांत किसने दिया था, तो यहाँ पर बताना होगा वाटसन व क्रिक। यहाँ देखिएगा वाटसन व क्रिक नामक जो 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने पूरा का पूरा डिटेल में बताया था कि जो डीएनए होता है उसमें 2 संरचना होती है, 2 कुंडली होते हैं, इसे डबल हेलिक्स बोलते हैं। जबकि आरएनए होता है, आरएनए में केवल 1 कुंडली होती है। तो लिखो, यहाँ पर लिख लो, इसमें ये क्या होता है, 1 हेलिक्स या 1 कुंडली होती है, इसमें ये डबल हेलिक्स होता है। तो डीएनए होता है, ये कैसा होता है, ये डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है, डबल हेलिक्स। कैसा होता है डीएनए आपका, डबल हेलिक्स होता है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और जो डीएनए है, समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो डीएनए है सर किस किस कोशिकाओं में पाया जाता है, बताएंगे। देखो, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें खुद का क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें खुद एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें क्या पाया जाता है, जो कोशिका का अंग है जिसमें कि क्या पाया जाता है, खुद का डीएनए पाया जाता है। और उसमें जो प्रोटीन बनाते हैं, जो राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, तो वो खुद का क्या है, उसको सेल विद इन सेल के नाम से भी जानते हैं। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि वो सेल बना सकता है, राइट। तो यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा आगे की चीज़ें थोड़ा डिटेल में बाद में जाएंगे। तो पूछेगा क्वेश्चन कि डीएनए और किस कोशिका में पाया जाता है। एक तो पाया जाता है केंद्रक में, हो गया डीएनए केंद्रक, एक तो हुआ आपका केंद्रक, लिखिएगा केंद्रक। दूसरा पॉइंट लिखो, इसी बोर्ड पर मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा, दूसरे पेज पर मैं दूसरा बोर्ड बनाऊंगा, तो उस पर आपके लिए इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझा दूंगा, समझ लीजिएगा। केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, लिखो माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक और जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है आपका डीएनए, जबकि आरएनए केवल आपका किस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ये आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ये कोशिका द्रव में पाया जाता है, कोशिका द्रव। ये साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। देखो, समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आएगा। ये कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में भी आरएनए पाया जाता है। लगभग सभी कोशिकाओं, देखो वायरस वगैरह, लगभग सभी कोशिकाओं में आरएनए पाया जाता है। उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से यहाँ तक चीज़ों को समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन करवाता हूँ, फिर मैं बात करेंगे डीएनए की जो संरचना होती है, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या होते हैं आरएनए की कितने टाइप होते हैं, कितनी यूनिट होती है, वो भी मैं आपको फुली डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ध्यान पूरा चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। समझ आया? चलो देखिएगा, एक बार रिवीजन करिएगा। एक्चुअली जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, उनमें डीएनए और आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। जो न्यूक्लिक अम्ल बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। किससे बने होते हैं सर? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। सर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड पूछेगा तो आपको बताना होगा, क्या बताना होगा? शुगर बेस प्लस फास्फोरिक एसिड। क्या बताएंगे? शुगर बेस और फास्फोरिक एसिड से बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। फिर क्वेश्चन बनेगा कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड होता है शुगर प्लस बेस, राइट। तो शुगर शर्करा और क्षार जब मिलते हैं तो बनता है आपका न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। समझ आया कि नहीं आया? तो न्यूक्लियोसाइड समझ में भी आ गया आपको। या फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो टाइड बन जाता है। अगर एसिड नहीं आया फास्फोरिक एसिड
तो भाई बाद में गड़बड़ी हो जाएगी। समझ आया? आगे देखो, इसकी खोज किसने की? तो मैंने बताया इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिस्टर नामक वैज्ञानिक ने। फ्रेडरिक जो मिस्टर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। और फ्रेडरिक मिस्टर ने ही क्या जो आरएनए है, आरएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। ये कैसे 1 हेलिक्स होती है, इसमें केवल एक कुंडली होती है। इस तरीके से इसमें केवल एक कुंडली होती है, जबकि जो आपका जो डीएनए होता है ये इस तरीके से होता है। आगे डिटेल में मैं अभी बताने वाला हूँ। ये डबल हेलिक्स होता है। समझ आया यहाँ तक? ये जो डीएनए है ये केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जबकि जो आपका आरएनए है ये पाया जाता है केंद्रक और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। लगभग सभी कोशिकाओं में ये पाया जाता है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आया होगा। इसको देखो, डीएनए को डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इसको राइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। चीज़ें क्लियर हुई हो तो एक बार लाइक दबा दीजिएगा। क्या मतलब है? हाँ, लाइक करना तो कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई कि आपको क्लास कैसा लगता है। राइट, तो यहाँ उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आ गया। देखो, इसका नाम और याद रखने ना, वाटसन और क्रिक की जो द्विकुंडली जो सिद्धांत है, द्विकुंडली जो सिद्धांत दिया था आपका किसने प्रतिपादित किया? तो पूछेगा जो डीएनए का द्विकुंडली सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बहुत बार पूछा गया है। तो वाटसन और क्रिक आपको बताना होगा। राइट, अब आपकी चीज़ों को आगे मैं बढ़ाता हूँ। अब बात करते हैं हम डीएनए की संरचना के बारे में। डीएनए की स्ट्रक्चर क्या क्या होती है समझेगा। ठीक है, चलो पूरा फोकस बनाइएगा भाई। बड़े पूरा फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ आपको। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ और छाप लो, छापना चाहे तो छाप लो। चलो अब लिखिएगा डीएनए की संरचना। देखो, जो भी भाई बंधु देख रहे हैं इस क्लास को, इससे पहले बहुत सारी क्लासेस में आपके लिए लगभग बायो की बहुत सारी क्लासेस, लगभग 25-30 क्लास हो चुकी हैं। तो उन सभी क्लासेस को जाकर के जरूर देखिएगा। इसी तरीके से फुल एनर्जी के साथ में मैंने आपको चीज़ों को पढ़ाया है, समझाया है। तो भाई सपोर्ट करिएगा, थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर बनाएंगे हम साथ में मिल के। अभी चीज़ों को थोड़ा सा आगे तक लेके जाना है और अभी हमारे पास चीज़ों को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई अभी संसाधनों का थोड़ा अभाव है तो चीज़ों को बेहतर बनाएंगे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संघर्ष करो, ज़िंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। मेहनत करना कभी मत बंद करना। समझ आया? चल, तो और भी क्लास देख लेना भाई। अच्छा लगे तो कमेंट वगैरह भी छोड़ देना, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसी आपकी इच्छा। चलो आगे पढ़े, चलो पढ़ ही लेते हैं। तो लिख लो डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना, सर क्या होता है संरचना में, ये तो बता दो भाई। देखो, मैं आपको यहाँ पर आप जैसे आगे की जैसे नीट वगैरह के लिए उसके लिए तो पढ़ाने वाला हूँ नहीं कि आगे इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उतना समझ लो आप, क्या दिक्कत है। देखो भाई, डीएनए की संरचना किस तरीके से होती है समझिएगा। डीएनए की जो संरचना होती है कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, समझ आया? याद देखिएगा, ये 2 लेयर होती है इस तरीके से, 1 2 हो गई ना। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था इसको। देखो, इनमें क्या होता है, जो डीएनए होता है इसमें एक्चुअल में पाए जाते हैं, ध्यान से देखो, जो डीएनए है इसमें पाए जाते हैं। अब दोबारा समझ, ढंग से समझो। जो आपकी ये लेयर है, ध्यान से सुनो, ये जो लेयर है, देखो एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये जो 2 लेयर हैं इनके ऊपर पाए जाते हैं नाइट्रोजन क्षार। क्या पाए जाते हैं? इनके ऊपर पाए जाते हैं नाइट्रोजनी युक्त क्षार। नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजन जो युक्त क्षार पाए जाते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको समझना बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। नाइट्रोजीनियस बेस बोल, इंग्लिश में लिख लो, नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस जो बेस होते हैं उनके बारे में समझिएगा। जो आपकी जो लेयर होती हैं इसको बोलते हैं कुंडली, इसको बोलते हैं कुंडली। तो यहाँ पर एक कुंडली ए, एक कुंडली ए। तो जो डीएनए की संरचना होती है तो लिखेगा द्विकुंडलित संरचना। क्या? द्विकुंडलित
अरे हिंदी में कैसे लिखे इसको, देखो लिखते हैं द्विकुंडलित संरचना। कैसी संरचना होती है? द्विकुंडलित संरचना। सर द्विकुंडलित संरचना के बारे में किसने बताया? तो वाटसन व क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने बताया था। किसके बारे में? डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना है, एक ये और ये, इनके बारे में बताया था। भाई किसने बताया था? वाटसन व क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। सर हमें एक चीज़ और बताइए, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई कितनी होती है? सर यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई होती है, इसकी जो लेंथ होती है 20 एंगस्ट्रम होती है। कितनी होती है? दो लड़ियों के बीच, दो कुंडली के बीच, जो दो कुंडली के बीच की लंबाई, दो कुंडली के बीच की जो लंबाई कितनी होती है पूछ लेगा आपसे, तो आपको बताना होगा 20 एंगस्ट्रम। क्या बताना होगा? 20 एंगस्ट्रम इसकी लंबाई होती है। अब बताना होगा ये जो लूप बने हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो एक लूप बना हुआ है, सर इस लूप की कितनी लंबाई होती है? ये जो एक लूप है, इस लूप की लंबाई कितनी होती है? तो आपको इस लूप की बतानी होगी। जो आपका ये जो पहला लूप दिखाई दे रहा है, जो लूप है ना, इसकी लंबाई कितनी होती है ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होती है, देखिए ये जो लेंथ है ना इसकी, किसकी? जो वन टर्म है या वन लूप की वो बात करें, तो इसकी बात करें तो इसकी जो लंबाई लिखेगा, जो या एक जो ईच ऐसे कर लो, प्रत्येक कुंडली के लूप की लंबाई, प्रति जो कुंडली है इसकी जो लूप की लंबाई है ना कितनी होती है ये आपको बताना है। इसकी लूप की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम। अब देखो यहाँ से समझना क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी। एक बार पानी फिर पी लेता हूँ, रुको। समझो, देखो इसमें जो नाइट्रोजन युक्त जो बेस पाए जाते हैं सर कौन कौन से होते हैं यहाँ से बताऊंगा। अब यहाँ से आगे चीज़ें बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन बेस युक्त दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। क्या? नाइट्रोजन युक्त जो क्षार होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरे नंबर का होता है पिरिमिडिन। इसके बारे में अभी बताने वाला हूँ, समझेगा। देखो भाई, जो नाइट्रोजन युक्त जो क्षार हैं, नाइट्रोजीनियस जो बेस हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। लिखो इनको, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन कितने होते हैं ये हिंदी में लिखो अच्छे से इनको, प्यूरिन और पिरिमिडिन ऐसे लिख लो। ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन सीधा यहीं से पूछ लेगा कि नाइट्रोजन युक्त क्षार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन, समझ आया? आगे देखो, अब पूछेगा कि जो प्यूरिन वाला पार्ट है इसमें कौन कौन से क्षार होते हैं? तो इसमें होते हैं ए और जी। कौन कौन से क्षार होते हैं? प्यूरिन वाले पार्ट में ए और जी क्षार होते हैं, जबकि पिरिमिडिन वाले पार्ट में, जो पिरिमिडिन वाला पार्ट है इसमें होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है CTU। कौन कौन से होते हैं? CTU। ये पिरिमिडिन वाले पार्ट में होते हैं। टोटल नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं? 5 होते हैं। देखिएगा AgTCU। समझ आया? ये क्या सर, ए का मतलब क्या हुआ बताएंगे हमें? बिल्कुल। तो ए का मतलब होता है एडिनोसिन। ए का मतलब होता है एडिनोसिन। जी का मतलब है ग्वानिन। जी का मतलब होता है ग्वानिन। जी का मतलब ग्वानिन। सी का मतलब साइटोसिन। टी का मतलब होता है थाइमिन। और यू का मतलब होता है यूरेसिल। समझ आया? लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख लो एक बार। ए का मतलब होता है एडिनोसिन, जी का मतलब होता है ग्वानिन, सी का मतलब होता है साइटोसाइनिन, टी का मतलब होता है थाइमिन, यू का मतलब होता है यूरेसिल। यहाँ से एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा आरएनए और डीएनए में, वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन क्षार हैं कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं, ए डबल बॉन्ड जी और सी
सी डबल बॉन्ड टी, इस तरीके से पाए जाते हैं आपके। ये जो बॉन्ड है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। देखो इसको थोड़ा सा यहाँ ऐसे लिख रहे हैं, देखो दोबारा से लिखते हैं इसको। देखो ये जो पाए जाते हैं ना एक्चुअली ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी, इस तरीके से होते हैं। कैसे होते हैं? ये ए डबल बॉन्ड, ये क्या हुआ था सर आपने, ये क्या है सर? ये देखो ये वो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उनके बीच जो बॉन्ड होते हैं यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। तो ए और टी के मध्य ए का मतलब एडिनोसिन और थाइमिन, एडिनोसिन थाइमिन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जी और सी, ग्वानिन और साइटोसाइनिन के मध्य 3 बॉन्ड होते हैं। किसके? हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं। तो इसी तरीके से फिर देखो उल्टा भी हो जाता है, ये सी और ये जी हो जाता है, टी डबल ये ए हो जाता है। इस तरीके से ये चलता हुआ रहता है, इनका ये क्रम रहता है आगे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, देखो सर यहाँ आपने ए बता दिया, टी बता दिया, ए के साथ टी को जोड़ दिया, जी के साथ सी को जोड़ दिया, लेकिन ये क्या हुआ इसका, इस यूरेसिल का क्या हुआ? पूछना चाहिए ना कि यूरेसिल कहाँ पर गया। तो यूरेसिल गया कहीं पर नहीं है। यूरेसिल मेन रोल निभाता है। जो आपका जो आरएनए होता है, यहाँ यहीं पर समझा देता हूँ, जो आरएनए होता है, आरएनए में भी इसी तरीके से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जो आरएनए होता है यहाँ पर ए के सामने टी होता है ना, देखो यहाँ पर ए के सामने जो टी है तो यहाँ पर ए के सामने आता है आपका यू। क्या आता है यहाँ पर? ए के सामने आता है यू का मतलब यूरेसिल, समझिएगा। यू का मतलब होता है यूरेसिल। समझ आया कि नहीं आया? तो मेन एक जो डीएनए होता है सॉरी गला कैसे बैठ गया आज। देखो जो डीएनए होता है ना, आज ज़्यादा बोल गया। जो डीएनए होता है, डीएनए में जो बॉन्ड होता है एडिनोसिन और थाइमिन का होता है, जबकि आरएनए में, गला कैसे बैठ गया, आरएनए में एडिनोसिन के साथ यूरेसिल जोड़ता है। क्या जोड़ता है? यूरेसिल। 1 मिनट रुको भाई तो देखो एक बार देखो, हाँ समझ में आया क्या? आ गया होगा भाई, उम्मीद करूंगा कि समझ में आ रहा होगा। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन वाले पार्ट में ए और जी, पिरिमिडिन वाले में सी, टी और यू होते हैं। सर देखो यहाँ पर आपने बताया ए के सामने डबल बॉन्ड टी, एडिनोसिन और थाइमिन। यहाँ पर बताया जी बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सी, ग्वानिन और साइटोसाइनिन, ये भी आपने बता दिया। लेकिन यहाँ पर हमें आपने यू के बारे में कहीं नहीं बताया। ये डीएनए चल रहा है, क्योंकि डीएनए में हम बता नहीं सकते, क्योंकि डीएनए में क्या है, जो एडिनोसिन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन जोड़ता है, जबकि आरएनए में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जो आरएनए है, ध्यान से सुनो, ये जो आरएनए है, आरएनए में एडिनोसिन के साथ यूरेसिल जोड़ता है। ये सबसे बड़ा बहुत मेजर डिफरेंस है, जो कि एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि आरएनए में क्या, आरएनए में जो थाइमिन है उसके स्थान पर किस क्षार को लिखा जाता है या कौन सा क्षार आता है? तो वहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको, साइटोसाइनिन मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, यूरेसिल भी मिलेगा। तो आपको बताना होगा यूरेसिल। क्या? यूरेसिल। इज दैट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई देखो अच्छा क्लास लग रहा हूँ, फुल एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ आपको, चीज़ों को बेहतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक वगैरह करेंगे, क्लास को शेयर भी कर दिया करो, पिछली क्लास भी देख लिया करो अगर अच्छा लगे तो। फिर जैसी आपकी इच्छा भाई, देखोगे आपका मन करेगा तो ठीक है भाई, लेकिन समझिएगा। तो उम्मीद करूँगा ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लो इसमें जो ए और जैसे ये हैं, ये जो 2 नाइट्रोजन क्षार हैं, इनके मध्य की लंबाई भी कितनी होती है, इनके जो डिस्टेंस कितना होता है? तो 3.4 एंगस्ट्रम, 3.4 एंगस्ट्रम होता है। सर आपने डीएनए का तो सब कुछ बता दिया, आरएनए के बारे में भी तो कुछ बताओ ना, बताएं क्या? चलो तो
तो यहाँ तक ये चीज़ें एक बार समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक बार समझे तो समझ लो। जो डीएनए की संरचना की बात करें तो डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना दी थी वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ये जो दो कुंडली होती हैं, ये जो दो कुंडली होती हैं, इसके मध्य 20 एंगस्ट्रम की लंबाई होती है। एक जो लूप होता है, इसकी जो एक की लंबाई होती है कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम होती है। जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, दो नाइट्रोजन क्षारों के मध्य की जो दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रम होती है। और इसमें जो आपकी जो कुंडली है, इसको इंग्लिश में भी लिख लो, डबल हेलिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स। कहीं हेलिक्स आ गया और वहाँ पर फिक्स हो गया आपका। हाँ, टिप्स तो फिक्स टिप्स नहीं होना आपको भाई, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इंग्लिश से भी डरना नहीं, हेलिक्स वगैरह भी पूछ सकता है, कुंडली वुंडली नहीं देगा आपको। तो देखो नाइट्रोजन क्षार है, दो प्रकार के होते हैं, फ्यूरिन और प्रिमिडिन, यहीं पर याद होना चाहिए। ए और जी आते हैं, जिसमें ए का मतलब होता है एडिनोसिन, जी का मतलब होता है ग्वानिन, सी का मतलब होता है साइटोसिन, टी का मतलब होता है थाइमिन, यू का मतलब होता है यूरेसिल। इज दैट क्लियर? यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको आरएनए के बारे में बता देता हूँ, फिर क्लास को ऑफ करेंगे और फिर हम आगे के जो क्लास है उसमें जो कोशिकांग बचे हुए हैं तो उनमें पहले पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसा लाइसोसोम को भी पढ़ लेंगे, रिक्तिका को पढ़ेंगे। इस तरीके से फुली डिटेल में समझेंगे। जो कोशिका विज्ञान, जो साइटोलॉजी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो आगे बढ़िएगा, आगे लिखते हैं हम तो आरएनए। सर आरएनए का काम क्या होता है ये तो बता दूँ हमें। सर आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने का। क्या? प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? ये आरएनए होता है प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। किसका? प्रोटीन कौन बनाता है हमारे शरीर में? ये सिंथेसिस करने का काम करता है। कौन करता है? तो भाई आरएनए ही करता है। सर आरएनए कितने प्रकार का होता है? आरएनए 3 प्रकार का होता है। लिख लो थोड़ा सा आरएनए के बारे में, आरएनए के बारे में लिख लो। जो आरएनए की जो स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, किसने बताया था? फ्रेडरिक मिस्चर नामक जो वैज्ञानिक था उसने इसकी संरचना के बारे में बताया था। किसने बताया था? फ्रेडरिक मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसका जो नाम होता है राइबोज, हिंदी में लिख लो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है भाई। इंग्लिश में भी लिख लो, चलो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या वो बोलते हैं इसको? राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। समझ में आया? इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसका जो काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। समझ आया कि नहीं आया? आ गया होगा। इसमें क्या होता है? इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन क्षार आता है। नाइट्रोजन क्षार आता है। क्या आता है? नाइट्रोजन क्षार आता है। समझ आया कि नहीं आया भाई? आगे कि नहीं आया भाई? आपको यहाँ तक समझ में आ गई इस चीज़ को? देखो इस वाली जो स्ट्रक्चर होती है, जो थाइमिन आता है, मैंने आपको बताया था किसमें आता है? डीएनए में आता है। इसमें यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। ये भी मेजर डिफरेंस है, ये आपको समझ में आया होगा। जो आपका आरएनए है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। ये थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूँ। ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? देखो इसमें होता है mRNA, दूसरा नंबर होता है rRNA, तीसरा नंबर होता है tRNA। क्या? tRNA। कितने प्रकार का? देखो M का मतलब होता है मैसेंजर, इसको मैसेंजर, और इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं इसको? मैसेंजर। इसको राइबोज आरएनए बोल दिया। इसको ट्रांसफर क्या बोलते हैं? इसको आरएनए बोलते हैं। इसके 3 नाम याद रख लो। mRNA को मैसेंजर आरएनए, rRNA को राइबोज आरएनए और tRNA को बोले ट्रांसफर आरएनए। आगे ट्रांसलेशन वगैरह जो प्रक्रिया, अनुलेखन वाली की प्रक्रिया होती है
उसको आपको समझाना ज़रूरी नहीं समझता मैं कि आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से इतना ही बनेगा आपका। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये चीज़ें मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की आज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ी सी जो मेहनत कर रहा हूँ मैं कि देखो जी जान लगा के पढ़ा रहा हूँ आपको, जितना भी खुद से बन रहा है फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप देखते नहीं हो, कुछ लोग व्यूज़ ही नहीं आते, बट फिर भी देखो हारना नहीं है, मुश्किल कैसा भी हो, लेकिन एक दिन बस संघर्ष करते रहना है, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है भाई, तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो वगैरह शेयर भी कर दिया करो, अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद आप सभी को दिल से। तो और भी क्लासेस को आप देखते रहिएगा, अपने जीवन को बेहतर बनाइएगा। अभी कोविड चल रहा है तो अपने घर पर ही रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा अपने घर वालों का, और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।